हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोरनोस लॉ क्या होता है। आज इस लेक्चर में हम नर्स इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो हम कोरोजन का टॉपिक भी इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन होती क्या है, ये इक्वेशन दी क्यों गई है? NERST नर्स इक्वेशन। तो अगर हम नर्स इक्वेशन की बात करते हैं कि ये इक्वेशन क्या होती है और किस लिए दी गई है, तो नर्स नाम के साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए। मतलब किसी भी सेल का अगर हमें ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हम किस इक्वेशन का यहाँ पर हेल्प लेते हैं, वो है नर्स इक्वेशन। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेलों के अध्ययन में हमें इलेक्ट्रोड विभव एवं सेल का ईएमएफ की गणना करनी होती है। मानक अवस्था में विद्युत अपघट्य के विलयन का साधारण 1 मोल तापमान, मतलब यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक विभव जो होगा हमारा या फिर विद्युत वाहक बल जो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर वो निर्भर करता है। जैसे कि वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो वो फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मटेरियल नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल मतलब धातु की प्रकृति क्या होगी, विलयन में धातु आयनों का सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा। अभी किस तरीके से निकाला जाता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। सिंपली मैं एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ जो है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस, ये सिंपली क्या बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंपल इलेक्ट्रॉन है जो एक सिंपली मेटल है जो कि क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। अब देखो यहाँ तो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए, यहाँ से लूज किए, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसने क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए तो ये क्या हो गया, मेटल बन गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर ये एक मैंने जनरल इक्वेशन ले ली है और ये प्रोसेस कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी, यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने ली है। अब इससे हम नर्स इक्वेशन को प्रूव करते हैं। जो नर्स ने वहां पर इक्वेशन अपनी बताई थी इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, वो इक्वेशन ये थी कि E m प्लस अपॉन में m, यहाँ पर m प्लस अपॉन में m का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू E नॉट m प्लस अपॉन में m प्लस RT अपॉन में n ln m, मटेरियल में जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन Mn प्लस और उसके नीचे मटेरियल का कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारे नर्स ने जो इक्वेशन दी थी वो ये दी थी। इसको हम अभी थोड़ा और सिंपलीफाई करने वाले हैं। सारी चीजों का यहाँ पर मतलब क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम E नॉट Mn प्लस अपॉन में m। It is a standard electrode potential of 1 molar solution of metal ion Mn plus। मतलब हमने ये माना है कि जो भी मेटल आयन Mn plus है उसका यहाँ पर Mn plus आएगा, n plus। ठीक है, जो भी मेटल आयन Mn plus है उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर क्या होगा, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे R की बात करते हैं तो R क्या है, गैस कांस्टेंट है। हम T की बात करते हैं तो T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर हम यहाँ पर आइडियल कितना लेने वाले हैं, 298 केल्विन। न N क्या है यहाँ पर, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ Mn की, तो इसको मैं एक्वस बोल देता हूँ। ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर N इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं। आगे F की बात करते हैं तो F क्या है, फराडे की है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, 1 फराडे की। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट करने वाले और हमारा जो भी आंसर रहेगा उसको निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर Ln का मतलब क्या होता है, लॉग।
तो log यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है Mn प्लस, मतलब कंसंट्रेशन, Mn प्लस क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है Mn प्लस। Ms की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो दोनों याद रखना, Ms मतलब ये सॉलिड में है और ये किसमें है एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन है। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले लॉग को चेंज करता हूँ, लॉग को अगर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या करना है इंप्लीमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2.303 का मल्टीप्लाई, तो Mn प्लस अपॉन में m इज इक्वल टू सेम एज इट इज यहाँ पर भी अपॉन में m प्लस RT अपॉन में NF, Ln है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ log 10 और Mn प्लस अपॉन में Ms मल्टीप्लाई 2.303। जब भी आप Ln को मतलब log के बेसिक फॉर्मेट को आप चेंज करते हो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो उसका 2.303 से, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली 2.303 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ E और बेसिक Mn प्लस M इज इक्वल टू यहाँ पर भी सेम Mn प्लस अपॉन में M प्लस यहीं पर मैं 2.303 को लिख देता हूँ 2.303 RT अपॉन में NF log क्या हो जाएगा Mn प्लस अपॉन में Ms, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, हमने क्या कर दिया है यहाँ पर सिंपली लॉग को कन्वर्ट कर दिया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आगे जब हम करेंगे तो आगे हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मैं वैल्यूज पुट करूंगा, मैं R की जो कि गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 8.3 के करीब कुछ वैल्यू होगी, टेंपरेचर हमारा 298 केल्विन है तो हम वो भी पुट कर देंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता अभी, ठीक है। फैराडे की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 96500, तो हम वो भी ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आगे देखना, आगे अगर हम देखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा E Mn प्लस अपॉन में M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस अपॉन में M प्लस यहाँ पर अब R की अगर हम वैल्यू देखें तो R की वैल्यू क्या है 8.314, तो ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। आगे T की वैल्यू देखें तो T की वैल्यू क्या है यहाँ पर 298, तो हो जाएगी 298 इसी से मल्टीप्लाई अपॉन में n की तो हमें वैल्यू नहीं पता 96500 हम क्या मान लेते हैं फैराडे की वैल्यू जो कि यहाँ पर डिपेंडेंट है, ठीक है। 96500 यहाँ पर फैराडे की वैल्यू होगी ही सही, और आपको एक चीज नोट करके भी रखना है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो ये नॉर्मली वैल्यू हो गई। आगे हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा log n प्लस अपॉन में ms, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ, अगर if the concentration of solid is taken unity, क्या कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन जो भी दे रखी है सॉलिड की, मतलब Ns की वैल्यू, इसको मैं क्या ले रहा हूं, यूनिट ले रहा हूं। यूनिट का मतलब क्या है, मैं 1 लूंगा, ठीक है। सो Ms इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। तो देखना ये वाली मैं स्टेप बिगाड़ रहा हूं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, Ms की जगह पर 1 पुट कर देंगे, E Mn प्लस अपॉन में M इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस अपॉन में M प्लस 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0591, तो 0.0591
0.0591, ठीक है, अपॉन में n, यहाँ पर क्या आ जाएगा log m n प्लस, ये हो जाएगी हमारी नस्ट इक्वेशन। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, थोड़ा हल्का चल रहा है, तो ऐसे तो सब विजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी नस्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये फाइनल हमारी नस्ट इक्वेशन है। अब इसमें डिराइव हमें सिंपली क्या करना था, नस्ट की जो इक्वेशन थी इसको रफ किया, इसको मैंने, ये बेसिकली नस्ट की पहली इक्वेशन थी, उसने इस तरीके से दिया था, इसके आगे हमने इसको क्या किया, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। अब इसी सिंप्लीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन। और अगर कभी आपको आएगा तो हो सकता है कभी क्वेश्चन कुछ कंडीशंस के साथ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ms 1, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इक्वेशन थी, यहाँ पर इक्वेशन कुछ थी m प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बना रहा था, ms बना रहा था। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्लस हुए, या फिर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है, जैसे ही प्लस हुए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए mn, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो इसके ऊपर प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इसने लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर प्लस साइन था, इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज किया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसे वापस मिल गए, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गई, ये क्या बना लिया इसने, सॉलिड कंपोनेंट बना लिया। अब इसी सॉलिड कंपोनेंट का अगर कंसंट्रेशन, इसी ठोस विलेय का अगर मैं सांद्रता 1 लेता हूँ, 1 के बराबर लेता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने इसके लिए नस्ट इक्वेशन प्रूव की है कि कंसंट्रेशन अगर सॉलिड की यहाँ पर यूनिटी ले लेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन यूनिटी, देन ms विल बी इक्वल टू 1। ms किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ms की जगह हम 1 पुट करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नस्ट इक्वेशन खत्म होती है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है तो पढ़ते हैं, तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो अगर हम कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन संक्षारण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले से हम 9th क्लास से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। 9th क्लास में भी कोरोजन बताया गया था, उसके बाद 10th क्लास में भी बताया गया, 11th क्लास में भी आपको कोरोजन पढ़ाया गया था। अब हम 12th क्लास पढ़ रहे हैं, 12th में भी कोरोजन है, ठीक है। अब देखते हैं कोरोजन क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो अगर कोई मेटल सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कोई मेटल है, वो जब एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर होता है, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर जो होता है, जब इनसे वो रिएक्ट करता है, ठीक है, जब भी वो इनसे रिएक्ट करता है तो अपनी सरफेस पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, अपनी सरफेस पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन। ऐसा हमने इसी को कोरोजन बोला जाता है और इसी को रस्टिंग बोला जाता है। अगर हम आयरन की बात देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है। यहाँ पर मैं किसी भी मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल वहां पर कोई सा भी हो सकता है, मेटल हो सकता है कॉपर हो सकता है, वहां पर एल्यूमिनियम हो सकता है, यहाँ पर मेटल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन में मैं पर्टिकुलर किस मेटल की बात करता हूँ, मैं आयरन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात करता हूँ, आयरन की। और आयरन में क्या लगता है यहाँ पर, रस्ट, ठीक है, आयरन में क्या लगता है, रस्ट। से वही प्रोसेस है कि मेटल जब भी आयरन जब भी एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो अपनी सरफेस पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रस्ट बोलते हैं, उसी लेयर को हम कोरोजन बोलते हैं। अब देखो ये जो रस्ट होता है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेड और ब्राउन इनका कुछ मिक्सचर टाइप का इसका कलर होता है। अब इसी रस्ट की हम बात करते हैं, इसी रस्ट का केमिकल फार्मूला तो Fe2O3.xH2O। यहाँ पर x का क्या मतलब है, तो अगर मैं x का यहाँ पर मीन देखूंगा तो x सिंपली क्या है, x यहाँ पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के वहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम कोरोजन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोरोजन में एयर और वाटर के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है मेटल की। तो वाटर यहाँ पर कभी कभी वाटर डायरेक्टली प्रेजेंट रहता है, कभी वाटर नहीं प्रेजेंट रहता, केवल क्या प्रेजेंट रहता है वहां पर, ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर।
मॉइस्चर मतलब नमी, ठीक है, नमी वहां पर अगर प्रेजेंट है तो नमी से भी वो क्या है, एक तरीके से वाटर का ही काम कर रही है और वाटर ही वहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर XH2 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं वहां हम X की जगह पर इसको पुट कर देंगे। लेकिन ये किसका फार्मूला है, रस्ट का फार्मूला है। ऐसा समझे, तो ये किसका फार्मूला हो गया, रस्ट का फार्मूला हो गया। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि कोरोजन की डेफिनेशन क्या होती है, कोरोजन कैसे होता है। तो कोरोजन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, देखो अगर कोरोजन किसी मेटल पर हो जाता है तो उसे 100% वहां से निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार अगर कोरोजन किसी मेटल सरफेस पर हो जाता है तो उसे वहां से निकाला नहीं जा सकता 100%, ठीक है। आप कुछ एक मेथड्स यूज करके, जैसे कि रेजमार से हम घिस देते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके की कुछ एक मेथड यूज करके हम वहां से कुछ परसेंट रस्ट का या फिर कुछ परसेंट कोरोजन का हटा सकते हैं, लेकिन हम टोटल पूरे तरीके से उसको नहीं हटा सकते। हमें अगर कोरोजन से बचाना है किसी मेटल को तो हमें किससे बचाना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा एयर और मॉइस्चर से, पानी और हवा से, इनसे हमें उसे बचाना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं हम इन्हीं चीज़ों से उसे सुरक्षित रखेंगे। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कोरोजन को, जैसे कि पहला फैक्टर ये है कि एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस। देखो मेटल के आसपास जितनी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस रहेगी मेटल उतना जल्दी कोरोज होगा, ठीक है, उतना जल्दी कोरोजन उसमें होगा। सेकंड क्या है कि मेटल का इम्प्योर या प्योर स्टेट में होना, मतलब मेटल जितना ज़्यादा इम्प्योर होगा उसमें कोरोजन उतनी जल्दी होगा। मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि अगर कोई मेटल इम्प्योर है इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं। सेकंड, ये उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाती है। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा अदर कंपोनेंट से, अदर कंपोनेंट मतलब एयर और वाटर से। तो अगर मेटल आपका इम्प्योर है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा एयर और वाटर से, तो ये दूसरा कंपोनेंट। तीसरे कंपोनेंट की बात करता हूँ तो मेटल आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसका मतलब क्या है कि मेटल अगर आपका रिएक्टिव होगा, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि मेटल अगर आपका इम्प्योर होगा तो वो रिएक्टिव होगा, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जिनकी नेचर ही रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, जिनका नेचर ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो इस टाइप के जितने भी मेटल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी तो अच्छी होगी लेकिन वो जल्दी रिएक्शन कर लेंगे एयर और मॉइस्चर से, जिसकी वजह से वहाँ पर कोरोजन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। मतलब कोरोजन का फैक्टर, जो भी कोरोजन की प्रोसेस है वो जल्दी होगी, ठीक है। तो सिंपली एक बात हमें यहाँ पर पता चल जाती है कि आप मेटल को एयर और मॉइस्चर से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, ठीक है। अगर वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा तो वो जल्दी उसका कोरोजन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, तो पहला हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो पॉइंट ये है कि आपको मेटल को एयर और मॉइस्चर से बचाना है। इसका मतलब आप मेटल पर कोई भी ऐसी लेयर जमा दो जिससे कि वो एयर और मॉइस्चर से डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेटल पर पेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने मेटल की पुताई कर दी जिससे कि अब जो मेटल के ऊपर लेयर बन चुकी है वो कौन सी बन गई है, मेटल पर लेयर बन गई है पेंट की, जो कि एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जहाँ पर पेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जहाँ पर हम स्क्रू, नट्स, इन सब में पेंट नहीं कर सकते, जैसे साइकिल की चेन, इन सब में पेंट नहीं किया जा सकता। अगर पेंट कर दिया तो वो अपने रेगुलेशन ही भूल जाएंगे, मतलब जो काम उनका है वो भी सही से नहीं कर पाएंगे। ऐसी जगहों पर हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग का, ठीक है। आप ऑयलिंग कर दोगे, वहाँ पर ग्रीजिंग कर दोगे, जिससे कि उसकी सरफेस पर किसकी लेयर जम जाएगी, ऑयल की। ऑयल धूल तो जरूर एब्जॉर्ब करेगा लेकिन वहाँ पर एयर और मॉइस्चर को रिएक्ट नहीं करने देगा मेटल के साथ। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, या फिर गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब कि आप मेटल पर अपने जिंक की लेयर चढ़ा दो, ठीक है। आप मेटल पर क्या करो, जिंक की लेयर चढ़ा दो। जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसकी वजह से जब भी आपका मेटल कांटेक्ट में आएगा तो जिंक की लेयर एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगी, जिससे अगर जंग लगता भी है तो जिंक में लगेगा, जो कि बहुत धीरे धीरे लगता है, और हमारा मेटल वहाँ पर सुरक्षित रह जाएगा। लास्ट प्रोसेस जो है वो है मेकिंग एलॉयज। मेकिंग एलॉयज क्या होते हैं, तो सिंपली मेकिंग एलॉयज अगर हम समझना चाहें तो मेकिंग एलॉयज जैसे कि हमारा स्टील,
स्टेनलेस स्टील में कभी जंग लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि उसका कंपोजिशन ही ऐसा बनाया गया है कि उसमें कभी जंग ना लग पाए। तो इसी तरीके से अगर हम दो धातुओं को एक साथ मिलाकर उससे कोई नई धातु बनाते हैं तो उसमें भी कभी जंग नहीं लगता। एक चीज़ याद रखना कि मेटल अगर आपका प्योर है तो उसमें आसानी से जंग नहीं लग सकता। जैसे कि गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, सोने की, तो सोने में कभी इतनी जल्दी जंग नहीं लगता, ठीक है, इतनी जल्दी का जंग लगता ही नहीं है। तो अगर आपका मेटल प्योर है तो वो रिएक्टिव इतना ज़्यादा नहीं होगा और इतनी जल्दी उसमें जंग नहीं लगेगा। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैंने जरूर लिया है क्योंकि आपके टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। टेस्ट में आपका सेकंड और थर्ड यूनिट है कि फर्स्ट यूनिट में से मैंने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, उसको जब मैं समझाऊंगा तब आपको दे दूंगा उसमें से। लेकिन अभी सिर्फ आपकी सेकंड यूनिट आने वाली है, सेकंड सॉल्यूशन जिसका नाम है, और थर्ड आपका चैप्टर आने वाला है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।